नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 30 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है बैंकिंग ऑन ट्रस्ट। अभी जो कल कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया जा चुका है, जिसमें अभी चेंजेस लाए गए हैं जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन उसमें, तो उससे संबंधित बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा अब पार्लियामेंट में। तो बिल के प्रोविजंस क्या है वो जानेंगे। अच्छा आर्टिकल है। दूसरा, इधर द पेगासस नाइटमेयर, इस आर्टिकल से 2-4 नए पॉइंट निकलेंगे, वो निकालेंगे। ठीक है। सर्विलियंस जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। द हॉट सीट राकेश अस्थाना, अभी देखो इनके पास में बहुत कम टेन्योर बचा है, शायद 1 महीना 1.5 महीना समथिंग बचा है। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पे इनको अपॉइंट किया जा चुका है। तो बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शन अभी निकल के आ रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार नज़र डालेंगे इस आर्टिकल पे। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं फिर विदर वन नेशन वन पुलिस, कि क्यों ना आप वन नेशन वन राशन कार्ड या इस तरीके से अलग अलग वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हो, तो वन नेशन वन पुलिस का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं। ठीक है, प्रकाश सिंह के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, जानेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा हम जो कल का जो आर्टिकल बच रहा था हमारा, जो मॉडल टेनेंसी एक्ट से संबंधित, वो वाला भी हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं डिटेल में आर्टिकल्स को। फर्स्ट आर्टिकल है बैंकिंग ऑन ट्रस्ट। देखो, वेंसडे को यूनियन कैबिनेट ने अपनी तरफ से डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC बिल 2021 को अप्रूवल दिया है, जिसमें अब क्या होगा कि कोई भी डिपॉजिटर बैंक के फेल होने की कंडीशन में 5 लाख रुपए तक निकलवा सकता है 90 दिन के अंदर अंदर। ओके, तो ये प्रोविजन क्या है, एनकरेजिंग है, बैंकिंग सिस्टम में ट्रस्ट को गेन करने वाला है। ठीक है। अभी आप देखो आने वाले समय जब ये पूरे कदम उठाए गए हैं, तो अभी तक आप देखो कि पिछले साल जब तक कैबिनेट के द्वारा ये चीज़ अप्रूव नहीं कर दी गई थी, गवर्नमेंट के द्वारा ये फाइनल नहीं कर दिया गया था कि हाँ जी 5 लाख रुपए नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपए ही आप निकाल सकते हो। 1993 में 1 लाख रुपए का अप्रूवल दे दिया था। ठीक है, अभी उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए पिछले साल किया गया था, और उसके बाद में अब ये 90 दिन के अंदर अंदर एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना, ये और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करेगा। अब देखो होता क्या है कि जैसे कोई बैंक है, कल अगर आपने शाम वाला वीडियो देख लिया था न्यूज़ वाला, तो उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है कि अगर बैंक है तो बैंक के अंदर बहुत सारे लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। अब वो डिपॉजिट करने के बाद में मान लो कि बैंक हो गया फेल, तो ऐसे में बैंक फेल हो गया, डिपॉजिटर्स ने जो पैसा डाला था वो पैसा तो नहीं डूबना चाहिए ना, तो उसके लिए यहाँ पर इंश्योरेंस होता है उनका। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका रेशियो यूँ मानो कि अगर कोई डिपॉजिटर 100 रुपये डिपॉजिट करता है तो उसके 10 पैसे इंश्योरेंस के लगते हैं। ठीक है, और अभी जो है 5 लाख रुपए रिटर्न होने की बात हो गई, तो हो सकता है कि 12 पैसे 100 रुपये के हिसाब से चार्ज लगना शुरू हो जाए। मतलब कि हर 100 रुपये के ऊपर 12 पैसे लगेंगे, जिससे कि वो इंश्योर हो जाएगा पूरा 100 रुपया। कि मान लो रिस्क अगर कोई आती है, बैंक फेल हो गया, तो आप वो 100 रुपये क्लेम कर सको। ठीक है, इंश्योरेंस का यही कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है, बैंक अगर फेल हो गया, डिपॉजिटर्स ने पैसा डाल दिया, तो अब क्या है कि 5 लाख रुपए तक का पैसा निकलवाया जा सकता है और डिपॉजिटर्स के द्वारा। पहले मतलब पिछले साल ही कर दिया था, और उसके पहले देखोगे तो केवल 1 लाख रुपए निकलवा सकते थे। अब चाहे आपने 90 लाख लगाए हों, चाहे 50 लाख रुपए डिपॉजिट कर रखे हों, आप सिर्फ 5 लाख रुपए निकलवा सकते हो वहाँ से। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, पहले क्या था कि बोला टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, तो उस टाइम को रिड्यूस करके टाइम बाउंड मैनर में इंप्लीमेंट करने के लिए अब बोल दिया गया है, जो कैबिनेट ने अभी जो अप्रूवल दिया है वो ये कि अब 90 दिन के अंदर अंदर जो डिपॉजिटर्स हैं उनको पैसा निकलने का राइट दे दिया जाएगा कि हाँ वो पैसा निकाल सकते हैं। पर लिमिट क्या है, मैक्सिमम 5 लाख रुपए, इससे ज़्यादा नहीं। किसी के 5,000 रुपये इन्वेस्टेड है तो वो तो निकलवा सकता है 5,000 रुपये। मतलब डिपॉजिट अगर आपने 5,000 कर रखे हैं, पर आपने मान लो 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसा डिपॉजिट कर रखे हैं अपने बैंक अकाउंट में, और वो बैंक रन हो जाता है या बैंक फेल हो जाता है, तो आप सिर्फ 5 लाख रुपए निकलवा सकते हो। ठीक है, तो ये देखो बैंकिंग फेलियर को हील करने का एक कॉन्सेप्ट है। देखो अभी रिसेंटली पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक PMC, ऐसे लक्ष्मी विलास बैंक, ये क्या है बहुत बुरे तरीके से पिटे हैं बैंक्स। तो ऐसे में डिपॉजिटर्स ने अपना पैसा निकलवाने की कोशिश की तो नहीं निकालने दिया गया, और निकालने की कोशिश भी की तो बहुत लंबा टाइम लग गया। तो ये क्या है, एक तरफ से कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम करेगा ये जो मेजर्स लिए गए हैं। पहला तो एक ये कि पिछले साल जब ये PMC बैंक जब फेल हो गया था ना, तो उस टाइम पर क्या कर दिया गया था, 1 लाख से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया था एक्सटेंशन, कि भाई इंश्योरेंस अगर मतलब इंश्योर्ड अमाउंट जो होगा वो 5 लाख रुपए तक है, 5 लाख रुपए तक कोई भी निकलवा सकता है। ठीक है। दूसरा,
हाँ, डिपॉजिटेड होना चाहिए, शर्त ये है, ठीक है। और दूसरा, अभी क्या कर दिया, 90 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएगी। अगर इंडिया की बात करें तो अब आज हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चेंज लाना, क्योंकि जितने अकाउंट्स हैं ना इंडिया में, उनमें लगभग 98.3% अकाउंट्स जो हैं वो कवर होते हैं इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत। और दूसरा, वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लगभग 50.9% जितना भी डिपॉजिट है ना बैंकों में, उसका 51% के लगभग सिक्योर हो जाता है, इंश्योर हो जाता है। तो ऐसे में अपने आप में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में ग्लोबली आप देखो, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज की बात करो तो ग्लोबली केवल 80% अकाउंट्स ही इंश्योर्ड हैं, ओके। और वैल्यू वाइज देखो तो 20 to 30% ही डिपॉजिट वैल्यू जो है वो इंश्योर्ड है। उसके कंपैरिजन में इंडिया में तो कितने हैं अकाउंट्स, तो 98.3%। अब आप देख लो 100 में से केवल 1.7 इतना बच रहा है, बाकी सारा इंश्योर्ड है। और वैल्यू वाइज अगर आप देखो तो 50.9% तक हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइडेड है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरा, इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए उनको जब बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ता था, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी 2019-20 के अंदर कोई भी डिपॉजिटर किसी बैंक, अपने बैंक के फेल होने के चलते पैसा जब क्लेम कर रहा था तो उसको 508 दिन लग रहे थे DICGC के तहत, ठीक है, जो कि 2018-19 में कितने लगते थे, 1425 दिन। अब आप देखो कितना कम टाइम तो हो चुका है, और अब इसको रिड्यूस करके 90 दिन में ला दिया गया है, तो जो बहुत ही अच्छी बात है। इन 90 दिन को भी दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा रहा है, 45 डेज का एक और दूसरा 45 डेज का। फर्स्ट 45 डेज में क्या होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब ये लगेगा कि कोई भी बैंक फेल हो रहा है तो उसके मॉरेटोरियम में लिया जाएगा। दैट मीन्स उनमें एक ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और पूरी पकड़ जो होगी वो RBI की हो जाएगी, उसमें 45 दिन लगेंगे, ठीक है। फिर अगले 45 दिन के अंदर DICGC जो है वो इन्फॉर्मेशन को पूरा रिव्यू करेगा, और डिपॉजिटर्स की इन्फॉर्मेशन को पूरा गेन करने के बाद में फिर अगले 45 दिन के अंदर अंदर जिनकी जितनी डिमांड होगी 5 लाख रुपए तक, वो पूरी कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये चेंजेस लाए गए हैं। तो देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। होता क्या है देखो कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। जैसे अभी हमने PMC बैंक का देखा, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में, तो वहाँ पर जो मेन चेयरमैन थे ना, उन्होंने ही बहुत ज़्यादा गफला किया, उन्होंने अपने साथ के लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे दिया। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आप एक बैंक का काम क्या है, बैंक मार्केट से डिपॉजिट्स लेता है, डिपॉजिटर्स के पैसे इकट्ठे करता है और फिर उसके बाद में उनको लोन के तौर पे लोगों को बांटता है। अब लोन जिन्होंने लिया है वो क्या रिटर्न करेंगे, कुछ इंटरेस्ट रेट, और उस इंटरेस्ट रेट में से कुछ हिस्सा बैंक अपनी खुद की मेंटेनेंस स्टाफ को इनको देने में काम मिलेगा, और बचा हुआ हिस्सा जो है वो डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट के तौर पे कर देगा। क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक उधार ले रहा है, और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इन डेटर्स को देखें जो उधार लेने वाले हैं तो वो उधार लेने वाले हैं। तो ऐसे में डिपॉजिटर्स के पैसे के ऊपर उनको रिटर्न मिले, यह इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। पर होता क्या है कि बैंक ये डिपॉजिटर्स के पैसे को क्या करता है, अपनी खुद की एक जायदाद समझना शुरू कर देते हैं बैंक के कुछ लोग, और फिर वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स। उसमें क्या हो गया कि अपने जानकारों को ही लोन दे दिया, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट रेट इतनी कम कर दी लोन के ऊपर कि जिससे कि पैसा ही रिकवर नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक अपनी तरफ से सुपरवाइजरी या फिर ओवरसाइट कैपेबिलिटीज़ को और एनहेंस करे, ये भी ज़रूरी है। नहीं तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स ऐसे ही चलते रहेंगे, और आप कितना ही इंश्योरेंस कर दो आपके यहाँ पर प्रॉब्लम होती रहती है। और बड़े बड़े बैंक जब फेल हो जाते हैं ना तो पूरी इकोनॉमी क्रैश कर जाती है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में जो भी वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको टैकल करना ज़रूरी है। साथ में DICGC का जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें और भी ज़्यादा ब्रॉडर वे में आप कह सकते हो कि इमर्ज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मेन जो फोकस है वो कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर है DICGC का। तो बोले उसको आप दूसरे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन पर भी आप डाइवर्सिफाइड मैनर में कवर अप करवाओ उससे, ठीक है। साथ में एक रोबस्ट फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे कि फाइनेंशियल फर्म्स का टाइम पर रेजोल्यूशन हो सके। जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत जो भी फर्म्स हैं, जो भी कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उनका रेजोल्यूशन किया जाता है, तो बोले उसी तरीके से आर्किटेक्चर हमारे यहाँ पर भी आना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से नॉन फाइनेंशियल फर्म्स स्ट्रगल करती हैं उनको टैकल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से काम करती है, सेम चीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी आप करो, ठीक है। गवर्नमेंट ने देखो फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस
बिल 2017 के अंदर इंट्रोड्यूस भी किया था कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर फेल होते हैं तो इनका रेजोल्यूशन किया जा सके। पर होता क्या है, ऑपोजिशन के चलते बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है और इस बिल को फिर विड्रॉ कर लिया। तो एडिटर बोल रहे हैं कि इस बिल को री इंट्रोड्यूस करो, फिर तब जाकर के ये कंटेंशियस इश्यूज जो हैं जहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं इनको हम टैकल कर पाएंगे, या जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाते हैं तो उनका रेजोल्यूशन किया जा सके। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है विदर वन नेशन वन पुलिस। इस आर्टिकल को लिखा है प्रकाश सिंह। इनकी पहले प्रोफाइल देख लो आप, इंडिविजुअल राइटर जो है वो रिटायर्ड पुलिस चीफ रह चुके हैं, मतलब रिटायर्ड पुलिस चीफ है, और ये पुलिस रिफॉर्म के लिए पिछले 2 दशकों से अपनी कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं का केस था जिसके तहत 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स को लाने के लिए गाइडलाइंस दी थी, और उन गाइडलाइंस के बारे में आपको पढ़ना है, बड़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो। बाकी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उन गाइडलाइंस को आप जरूर एक बार नोट डाउन कर लेना कि पुलिस रिफॉर्म से संबंधित जब भी बात आए ना तो प्रकाश सिंह केस की जो भी आउटकम्स है उन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस उन्हें हमें कोट करना ही है। ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी चीज़ें कर रही है, जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन रजिस्ट्री, वन नेशन वन गैस ग्रिड एंड वन नेशन वन इलेक्शन। तो आप एक चीज़ बताओ, क्यों नहीं फिर एक वन नेशन वन पुलिस करो? हाँ, ये बात ठीक है कि पुलिस का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट बना करके रखा हुआ है, उसमें ये मेन जो फोकस था 7 शेड्यूल में जो सेकंड लिस्ट है उसमें ये मेंशन इसलिए किया गया था कि जो रीजनल डाइवर्सिटी है, रीजनल वेरिएशंस है, उनको कंसर्न में या कंटेक्स्ट में रख करके और फिर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश की जाए। तो बोले ये चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा सा और हम डाइवर्सिफाइड मैनर में रखते हुए, मतलब आप लोकल फैक्टर्स की तो कॉग्निजेंस रखो, दिमाग में रखो कि हाँ जी लोकल फैक्टर्स, हिमाचल प्रदेश के इश्यूज अलग है, केरल के इश्यूज अलग है, हम ये मानते हैं, पर इनको ध्यान में रखते हुए अगर हम वाकई में एक ऐसा सिस्टम बनाए जहां से हम यूनिफॉर्मिटी इंश्योर कर सके पुलिस सिस्टम में, इसमें घाटा क्या है, इस पर अगर काम किया जाए तो ये वेलकमिंग कदम होगा। मुद्दा क्या है कि पुलिस के मैटर्स को आप देखो, अलग अलग स्टेट्स में इतने सारे डिफरेंट पुलिस एक्ट्स हैं जिसकी हद नहीं है, अलग अलग स्टेट के अपने अपने खुद के कानून बनाए हुए हैं पुलिस को लेकर के, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जहां पर आपको कुछ गाइडलाइन इंप्लीमेंट करानी हो उसमें प्रॉब्लम है। आप जैसे मैं एक यहाँ पे इस आर्टिकल में नहीं बताया हुआ है, एक छोटी सी बात बताता हूँ कि सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 का ये 66A 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, बोले कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एकदम ब्लैंकेट वायलेशन है, तो बोले इसको हम बिल्कुल ही अपहेल्ड नहीं करेंगे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा वायरस है, स्ट्राइक डाउन कर दिया। उसके बावजूद 2015 से लेकर 2021 6 साल में 745 केसेस इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत रजिस्टर्ड हैं। कितनी गलत बात है ये, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, प्रॉपर वे में रेगुलेशन नहीं है, वहां पर अवेयरनेस नहीं है। तो बोले इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 2006 में सितंबर 22 को अपनी तरफ से बोला था कि पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कुछ गाइडलाइंस दी जा रही हैं, उनको फॉलो किया जाए जब भी कोई स्टेट अपना कोई पुलिस से संबंधित कोई कानून लाया जाए। अब आप देखो कि अलग अलग स्टेट्स ने अपने अपने कानून बना रखे हैं, उसके बावजूद लगभग 18 स्टेट्स हैं जिनके पास में पुलिस एक्ट अवेलेबल हैं, पर आप देखो कि ये जो 2006 की गाइडलाइन है, प्रकाश सिंह केस ही है, इन्हीं का केस है वो, ठीक है, तो प्रकाश सिंह केस के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उनको ताक पे रख रखा है, दरकिनार कर रखा है, कोई ध्यान ही नहीं देता। बोलिए डाइकोटोमी आप क्यों नहीं करेक्ट करते हो कि वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन मैनी पुलिस एक्ट क्यों भाई, इतने सारे एक्ट्स क्यों हैं? आप एक एक्ट लेकर के आओ। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन जब पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड आई तो पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी भी स्टैब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, और उसके हेड कौन थे? सोली सोराब जी, जो कि फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। तो उन्होंने जब मॉडल पुलिस एक्ट अपनी तरफ से 2006 में रिलीज किया, अब आप देखो कि मॉडल पुलिस एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, मतलब यहां तक पहुंच गई थी सरकार 2006 में, उसके बावजूद भी उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया गया, और स्टेट्स ने उन सारे गाइडलाइंस को जो सुप्रीम कोर्ट ने दी वो और इस मॉडल पुलिस एक्ट के जो प्रोविजंस थे वो उनको फॉलो ही नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, और सेंटर जो है वो डिली डेलिंग कर रही है। डिली डेलिंग का मतलब आप मानो यहां पर कि टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम विदाउट एनी डिसीजन तो आप ले नहीं रहे हो, और उसके बाद में केवल टाइम पास हो रहा है केवल और केवल। बोले ये चीज़ क्या हो जाती है, बहुत गलत हो जाती है। सिमिलरली स्टेट्स ने क्या किया, म्यूटेटिस एंड म्यूटेंडिस अडॉप्ट कर लिया, दैट मीन्स
कि आप कुछ ऐसे नेसेसरी चेंजेस लेकर के आओ। ये कहा गया था स्टेट्स को इन मॉडल पुलिस एक्ट और पुलिस रिफॉर्म से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की 2006 की जो गाइडलाइंस है उनके अंदर, कि स्टेट्स जो हैं वो कोर इशू को तो चेंज ना करें। म्यूटेटिस एंड म्यूटेंडिस का मतलब ये होता है कि आप नेसेसरी चेंजेस को कर रहे हो बिना कोर इश्यूज को चेंज किए। मतलब आप रीजनल इश्यूज को ध्यान में रखो, पर जरूरत है वो चेंजेस लेकर के आओ। अब आप देखो बहुत सारे स्टेट्स ने इन गाइडलाइन इन डायरेक्टिव्स को ध्यान में ही नहीं रखा और अपने अपने हिसाब से पुलिस एक्ट्स बना दिए। अब आप देखो सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल ब्लैटेंट वायलेशन है कि नहीं उसकी गाइडलाइंस की। हरीश साल्वे, उन्होंने पिटीशन भी फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि आपने जो कुछ भी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दी थी ना, कि पुलिस एक्ट अगर कोई इंप्लीमेंट करे जिसमें ये कुछ गाइडलाइंस है इनको फॉलो करना पड़ेगा। अब आप देखो कि वहां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी जो दी हुई है ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन के बेसिस पे, डायरेक्टिव्स के बेसिस पे, जो प्रकाश सिंह केस की मैं बार बार बात कर रहा हूं, तो बोलो उनको वायलेट किया जा रहा है। और ये पिटीशन डाली हुई है ना हरीश साल्वी के द्वारा, बोला अभी तक कोर्ट ने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। कोई एक आप कह सकते हो कि एक्सप्रेशन ही नहीं दिया ओपनली कि हाँ जी हम क्यों इस पर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि एक तरीका का ये तो कंटेम्प्ट हो गया कि नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली वो चीज़ आप नहीं फॉलो कर रहे हो, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ कि नहीं। ये चार्जेस लगने चाहिए बोला स्टेट्स के अगेंस्ट में। आर्टिकल 252 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को एम्पावर करता है सीधा सीधा कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स की कंसेंट लेकर के कानून बनाया जा सकता है और उस कानून को उन स्टेट्स में अप्लाई करवाना होता है। फिर उसके बाद में अगर कोई और स्टेट भी उस पर्टिकुलर कानून को फॉलो करना चाहे तो वो उस पर्टिकुलर बिल को अपने यहाँ पर, अगर सिंगल हाउस है तो उसमें पारित करवा ले, और या फिर डबल हाउस का जो लेजिस्लेचर है, मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है, तो बोलो दोनों से पारित करवा ले। तो ऐसे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से सेंट्रल कानून जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू पारित करवा करके और अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए राइटर सजेशन दे रहे हैं कि जहां पर भी सेंट्रल पार्टी जहां रूल कर रही है, जैसे बीजेपी अभी रूल कर रही है, तो बोले सिमिलर पार्टी जहां जहां पर भी रूल कर रही है उन स्टेट्स को आप राजी कर सकते हो। चलो ठीक है जी, स्टेट्स को नहीं कर पा रहे हो, यूटीज के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है ना कानून। यूटी के ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है पूरी पकड़, तो आप पहले यूटीज के लिए कानून लेकर के आओ, फिर आप अपने साथ के जो लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं उनको कन्विंस करो और उनको फिर बाद में बोलो कि भाई ये पुलिस एक्ट लाया गया है, इसको आप फॉलो करो। ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टाइम के साथ में ये यूनिफॉर्मिटी आप अचीव कर पाओगे और इसका फायदा क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में आप एक यूनिफॉर्म पुलिस सिस्टम अरेंज कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए क्या किया जा सकता है, एक तो ये कि कुछ जैसे ही कानून पारित हो तो उस कानून पारित होते ही उसमें प्रोविजन हो कि हाँ जी मॉडर्नाइजेशन ग्रांट्स दिए जाएंगे स्टेट्स को जो भी ये नए कानून को इंप्लीमेंट करेगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 252 का यूज करे, ठीक है, और उसका इंप्लीमेंटेशन के साथ में स्टेट्स को इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करेगी। जो कोई भी इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करेगा उन स्टेट्स को हम मॉडर्नाइजेशन ग्रांट्स अवेल कराएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, और ज़्यादा एम्पावरमेंट हो पाएगा स्टेट्स का भी और पुलिस में भी रिफॉर्म्स लाए जा पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ना तो सेंट्रल लीडरशिप ना स्टेट्स के जो सत्रप्स हैं, स्टेट के लीडर्स हैं, वो इस तरीके का कोई इंटेंट शो ही नहीं कर रहे हैं। वो पुलिस स्ट्रक्चर जैसी चल रही है उसी को बनाए रखना चाहते हैं और अपने हाथों के अंदर जो कंटिन्यू पावर है उसको कंटिन्यू अपने हाथों में बनाए रखना चाह रहे हैं, जो कि इंपीरियल पावर के टाइम पे, मतलब ब्रिटिशर्स ने जो तैयारी की थी। अब आप देखो ब्रिटिशर्स ने भी जो काम किया था ना पुलिस के तौर पे, पुलिसिंग का, उसमें और इंडिया में जो अभी इंडिपेंडेंस के बाद में जो पुलिसिंग का काम चल रहा है उसमें भी बहुत डिफरेंस है। पुलिस एक्ट आता है 1861 में, जो कि पूरे इंडिया में इक्वल इंप्लीमेंट होता है। अब आप देखो कि ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भी ये चीज समझ ली थी कि भाई पुलिस सर्विसेज जो है थ्रू आउट इंडिया सिमिलर कंडीशंस पे इंप्लीमेंट होनी चाहिए, मशीनरी भी एक मोर और लेस इक्वल होनी चाहिए और यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया इंश्योर हो। फिर उसके बाद में पहला काम हो गया पुलिस एक्ट का। फिर बाद में लॉर्ड कर्जन ने 1902 में पुलिस कमीशन अपॉइंट किया और उसके बाद में एक्ट आता है द एक्ट वी या एक्ट 5th ऑफ 1861। उसको फिर एप्लीकेबल नहीं किया गया था उस टाइम पर, जब 1861 का जो एक्ट था ना, एक्ट वी या एक्ट 5th, ये देखो मद्रास और बॉम्बे इन 2 प्रोविंसेस में अप्लाई नहीं हुआ था, फिर वहां पर भी अप्लाई कर दिया गया था 1902 में। तो ऐसे में
जो कॉलोनियल पावर थी उन्होंने सीधा सीधा समझा कि भाई प्रोविंसेस को हमें अगर सही से टैकल करना है तो इन एक्ट्स को यूनिफॉर्मली हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। या पुलिस रेगुलेशन हो या पुलिस रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी मैनुअल्स है, गाइडलाइंस है, वो एकदम सेंट्रलाइज मैनर के अंदर काम आना चाहिए। तो इसके लिए क्या हो गया, एक सेंट्रल लेजिस्लेशन लाया गया। इससे क्या हो जाता है कि आप एक, ये तो मानते हैं कि बहुत कुछ लोग मतलब इस चीज से अपसेट होता है, गेलिंग थॉट है, पर वही चीज है कि ब्रिटिशर्स ने इस चीज के लिए बहुत लंबी सोच रखी थी कि कैसे हम इंडिया को एक साथ गवर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ फिर। मीनवाइल इसी बीच में क्राइसिस आ जाते हैं। रिसेंट टाइम में देखो अभी क्या है, पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई क्या ब्लेम करते हैं, बोलो होम मिनिस्टर हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि आप जो है एक्सटॉर्शन लेकर के आओ, मतलब आप फिरौती मांग मांग करके लेकर के आओ। मतलब 100 करोड़ रुपए तक का टारगेट दिया हुआ, हद हो गई, एक एक महीने का, ठीक है। ये जो रेस्टोरेंट बार और ये चलते हैं। सेम चीज़ वेस्ट बंगाल में भी क्या होती है, अभी जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वायलेंट आउटब्रेक होता है, ठीक है। जिन लोगों ने भी अभी तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया, बोलो उन लोगों के ऊपर अटैक किया गया था। फिर बीजेपी के द्वारा तृणमूल कांग्रेस के 4 लीडर्स को अरेस्ट कराया जाता है। तो ये चीज़ें किस वजह से हो रही है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस का अलग ही सिस्टम है, और वहाँ पर पुलिस का अलग सिस्टम होने के चलते, यूनिफॉर्मिटी ना होने के चलते, अकाउंटेबिलिटी जो है एग्जीक्यूटिव्स की या फिर पुलिस का जो मेन काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उसमें फेल हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने देखो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जब किया गया था, हमारे फोर फादर्स ने जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट जब अडॉप्ट किया था, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइड किया गया था। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जिसमें 3 लिस्ट की बात हमने की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1, फिर दो तीन लिस्ट सेकंड दैट इज स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट नंबर 3 दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो ऐसे में 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया, और स्टेट और जो पुलिस वाला सेगमेंट है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, वो हमने मोर और लेस किस में डाल दिया, स्टेट लिस्ट सेकंड लिस्ट में डाल दिया 7th शेड्यूल के तहत। तो बोला हमारे फोर फादर्स को इतना पता नहीं था कि पुलिसिंग जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स इशू बन जाएगी आने वाले टाइम पे, नहीं तो शायद वो कुछ और अपनी तरफ से चेंजेस लेकर के आते। तो अभी क्या जरूरत है, स्टेट और सेंटर दोनों साथ में मिलकर के एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल पुट करते हुए आगे बढ़े, तब तो देखो आगे बढ़ सकती है बात। या फिर इसके अलावा अभी टाइम आ गया है कि हमारी 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन के सेगमेंट को एक फ्रेश लुक दिया जाए, ठीक है। ये चीज बताई जा रही है पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड, ओके। तो अब आपको मैं वो प्रकाश सिंह केस की जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, वो मैं शेयर कर दूंगा, आप जरूर पढ़ना उनको टेलीग्राम चैनल पे, वहीं पे मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, ओके। या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो, गार्गी क्या नाम था इसका, गार्गी क्लासेस CA कैपिटल में, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। या फिर गार्गी क्लासेस UPSC ऐसे करके सर्च करोगे मिल जाएगा। बाकी लिंक तो दिया हुआ है ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा कल का एक आर्टिकल बच रहा था वो कवर करते हैं हम। देखो नेक्स्ट आर्टिकल है द हाउसिंग बूस्ट। कल का ये आर्टिकल हमारा बचा हुआ था, वो देखते हैं। शिल्पा कुमार और शिवानी गुप्ता के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो हमारे यहाँ पर सिटीज़ की अगर बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन अभी 2018 से 2030 के बीच में लगभग डबल हो जाएगी। लगातार रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि 2028 आते आते नई दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी कि इस अर्थ प्लेनेट के ऊपर हाईएस्ट या फिर द मोस्ट पॉपुलस सिटी की अगर बात करोगे तो दिल्ली उसमें फर्स्ट रैंक पे आने वाला है, ठीक है। तो ये जो लार्ज स्केल माइग्रेशन है ये लगातार अर्बन एरियाज में प्रेशर क्रिएट कर रहा है। दूसरा, अगर एक रिपोर्ट की हम बात करें जिसको बोला जा रहा है टेक्निकल ग्रुप के द्वारा TG12 करके एक रिपोर्ट रिलीज हुई। उस रिपोर्ट का नाम है एस्टिमेशन ऑफ अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज। इसमें यह बताया गया कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, साथ में जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, उनको जितनी ज़्यादा मकानों की ज़रूरत है शहरों में, उसके कंपैरिजन में 96% शॉर्टेज है। मतलब 100 मकानों की अगर ज़रूरत है तो केवल 4 मकान ही उनको रहने के लिए मिल रहे हैं। रिजल्ट क्या निकलता है, फिर वो स्लम्स में रहना शुरू कर देते हैं और फिर उनके लिए वहाँ पर और ज़्यादा परेशानियाँ होती चली जाती है। समस्या क्या है कि एक तरफ तो शॉर्टेज है, पर दूसरी तरफ आप देखो कि जो मकान है इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रखा है कि 2011 के सेंसस के डेटा के अकॉर्डिंग देखें ना तो लगभग 11 मिलियन ऐसे हाउसिंग यूनिट्स है जो वैकेंट पड़ी है, खाली पड़ी है।
एक तरफ शॉर्टेज है, एक तरफ ये इतना ज़्यादा। ये जो परप्लेक्सिंग पिक्चर ना, जो वाकई में डिस्टर्बिंग है, हैरान करने वाली जो फैक्ट है, ये हमें क्या शो करता है कि एक कुछ ना कुछ लॉज या फिर गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, जिसके चलते यहाँ पर एक तरफ तो इतने वैकेंसी है, दूसरी तरफ यहाँ शॉर्टेज दिखाई दे रही है, तो कैसे फुलफिल किया जाए। देखो अभी जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जो एग्जिस्टिंग जो एक लॉज हैं वो बोला प्रो टेनेंट है। प्रो टेनेंट का मतलब किराए पे रहने वाले लोगों को फेवर करने वाले कानून है, और जो ऑनर्स हैं, होम ऑनर्स, उनके लिए फेवर कम करते हैं। मतलब मकान बनाया किसी ने, बना करके रख दिया, अब उसको किराए पर देने से इसलिए डर रहा है क्योंकि कानून क्या है, ज़्यादातर किसका फेवर करते हैं, किराएदार का। तो ऐसे में बोला जल्दी से कोई किराएदार रखता नहीं है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 2012 का ये डेटा है, बोला 71% हाउस होल्ड जो हैं, जो रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, उनका कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट होते ही तो फिर बाद में ऑनर क्या आ जाएगा, उस लॉज के तहत अंडर में आ गया, और फिर उसके बाद में वो लॉज हैं वो किसका फेवर करते हैं, किराएदार का। तो ऐसे में जल्दी से किराया कोई नहीं देता है, और किराया दे दिया तो एग्रीमेंट भी जल्दी से कोई नहीं करता है। तो बोले एक तो कानून को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिससे कि किराएदार के ऊपर किराया भी ज़्यादा ना लगे, तो दूसरी तरफ जो होम ओनर है उसके राइट्स को भी आप वायलेट ना करो। ठीक है, तो ये जो रेंट कंट्रोल करने के लॉज हैं, ये देखो बहुत मुश्किलें पैदा कर देते हैं। इससे क्या हो रहा है, अभी हमने देखा कि एक तरफ तो 96% हाउसिंग की शॉर्टेज है, और दूसरी तरफ 11 मिलियन हाउसेज हैं वो वैकेंट पड़े हैं। तो ये जो मिसमैचिंग है ना, इसको मैच करने में केवल और केवल एक चीज़ की ज़रूरत है, कानून सही आए। और उसके लिए देखो सरकार ने इस चीज़ को समझा, और मॉडल टेनेंसी एक्ट ऑफ 2021, देखो मॉडल टेनेंसी एक्ट्स के बारे में हमने प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी देखा भी है। ठीक है, ये लाया गया। अच्छा, एक तो मुद्दा हो गया कानून को लेकर के। दूसरा मुद्दा क्या होता है, क्यों किराए पे नहीं दिए जाते मकान, इतने सारे मकान हैं उसके बावजूद भी। क्योंकि कभी भी अगर कोई लिटिगेशन में फंस गए, ऑनर और जो टेनेंट है, मतलब किराया देने वाला और किराएदार, अगर कहीं फंस गए तो जुडिशियल डिले, वो केसेज ही खत्म नहीं होते, वो डिस्प्यूट ही खत्म नहीं होते हैं। तो बोले जल्दी से कोई भी किराए पे देने के लिए पसंद ही नहीं करता। अब ये मॉडल टेनेंसी एक्ट आया है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में एनकरेजिंग है, और जो हाउसिंग शॉर्टेज है अर्बन एरियाज में, बोलो उसको फुलफिल करने के लिए अच्छा काम कर सकती है। तो जो रेंट कंट्रोल है सभी स्टेट्स में या यूटीज़ में, उसको थोड़ा सा रिपील करना। मतलब कि ऐसा नहीं कि हाँ जी रेंट कंट्रोलिंग के चलते आप मकान बनाया है 50 लाख का, या मान लो 15, 20, 30 लाख का, और किराया आप कर रहे हो वहाँ पर 2,000 रुपये, तो फिर बाद में हाउस ओनर को फ़ायदा क्या, इतना तो उसकी प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो रेंट कंट्रोल को रिमूव करना, दूसरा मॉनेटरी सीलिंग, कि हाँ जी इससे ज़्यादा किराया आप नहीं लगा सकते हो। इसके अलावा जो नेगोशिएशंस है वो बातचीत अच्छे से हो टेनेंसी और होम ओनर्स के बीच में। इससे क्या हो कि मार्केट स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखिए। हाँ जी, पूरे जयपुर के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर या दिल्ली में आप कहीं पे रह रहे हो, कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर आपके ऊपर किराया इतना ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट भी नहीं होना चाहिए, और साथ में इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि ऑनर का जो लागत है वो ही नहीं निकले। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, फिर वो ऑनर भी अगर किराए पे आपको मकान दे देता है, आपका किराया कम है, तो उस केस में फिर वो टाइम पे ना तो रिपेयर कराएगा मकान को, ना कुछ और। तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है। तो रहना तो शुरू किया अच्छे मकान में, और फिर टाइम जैसे जैसे बीता उसके बाद में आपका क्या हो गया, लॉस पे लॉस होता चला गया, और खुद जो टेनेंट है उसको मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो जो डर है ना, एक तो ये डर रहता है होम ओनर को कि अभी क्या है, जो भी लॉज हैं वो टेनेंट किराएदार को फेवर करता है ना, तो एक डर लगा रहता है उनको कि कहीं पे ऑक्यूपेशन ना कर ले, मतलब किराए के नाम पर रहना शुरू कर दे। और ये बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, आप देखा करो, अपने आसपास में भी देखे होंगे, रहते रहते बोल देते हैं कि ये तो मेरा ही मकान है, मैं तो इतने सालों से रह रहा हूँ, मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको। ठीक है, दादागिरी करनी शुरू कर देते हैं। हाँ, इसके बदले में होम ओनर्स हैं वो भी अपनी तरफ से दादागिरी करते हैं कि किराएदार को बाहर निकाल देते हैं। साथ में मन में आए जितनी सिक्योरिटी मनी के तौर पे बोल देते हैं कि हाँ जी इतना आपका अमाउंट बनता है किराए का, और आपको 6 महीने का सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो वो भी एग्जॉर्बिटेंट हो जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। तो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, दोनों में जो रिलेशन है उसको अच्छा से बनाने की ज़रूरत है। साथ में जो लीगल इश्यूज़ हैं उनकी कॉस्टिंग को रिड्यूस करना, ये सारे मुद्दे को एड्रेस करने के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2021 का लाया गया है। अब देखो एक्ट जो है, जो और भी दूसरी बहुत सारी पेंडिंग इश्यूज है उनको भी फैसिलिटेट करता है, जैसे कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश करना। मान लो
जो टेनेंट है, किराएदार है, या फिर जो होम ओनर है, उसके बीच में कोई लिटिगेशन, कोई डिस्प्यूट आ गया तो उसको जल्दी से सेटल करने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी स्टैब्लिश किए गए हैं। ठीक है, जो कि आप देखोगे कॉमर्शियल सिविल सूट्स के बेसिस पे काम करेंगे, मतलब कॉमर्शियल पैसों से संबंधित जो भी होंगे सिविल केसेस उनको। ठीक है, अभी तक आप देखो कितना लगता है एक केस को खत्म होने में, 1445 दिन। और इसमें ये चीज बताई किसके द्वारा गई है, वर्ल्ड बैंक की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, उस रिपोर्ट में 2018 के अंदर आप देखो कि हमारे यहाँ पर कोई भी रेंटल डिस्प्यूट है, कॉमर्शियल सिविल डिस्प्यूट बोला जाता है इनको सॉर्ट आउट होने में कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कितना टाइम लग रहा है, 1445 दिन। ठीक है, और ये बात बोली जा रही है वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, उस रिपोर्ट के तहत है। तो ऐसे में बोला इसको हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, और इसी चीज को टैकल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के तहत। इसमें देखो 3 टियर स्ट्रक्चर लाई जा रही है, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म कि जो टेनेंट है, किराएदार है, और जो मकान मालिक है, उसके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आते हैं तो इसमें देखो लंबे समय तक प्रोट्रैक्टेड लिटिगेशन, दैट मीन्स लंबे समय तक खिंच रहे जो भी केसेस हैं उनको हैंडल करने के लिए, जिसमें जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उनको तो देखो 60 दिन के अंदर अंदर ही मुद्दे को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, 60 दिन के अंदर अंदर डिसीजन देना पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट लेवल जो फर्स्ट ईयर की जो रेंट अथॉरिटी होगी वो हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले ले, पर अगर अपील कर दी गई है ना, मतलब आप देखो कि 3 टियर कैटेगरी हो गई इसमें। ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या हो गया कि मान लो मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई लफड़ा हो गया, तो केस जाएगा कहाँ पर, द रेंट अथॉरिटी के पास में। रेंट अथॉरिटी उस चीज़ को एडजुडिकेट करेगी, पूरा इन्वेस्टिगेट करना, वो सारा काम हो जाएगा, उसमें टाइम लग सकता है। पर मान लो कि इसके वर्डिक्ट से एक भी पार्टी खुश नहीं है और वो अपील कर दे सेकंड ईयर के ऊपर, तो वो पार्टी फिर बाद में सेकंड ईयर में जाएगी ना, सेकंड ईयर का जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको केवल और केवल 60 दिन के अंदर अंदर अपना वर्डिक्ट देना होगा। अब उस सेकंड ईयर वाले से भी संतुष्ट नहीं है तो थर्ड ईयर में अगर चला जाए, कोई सी भी पार्टी उस केस को लेकर के अपील कर दे, है ना, तो फिर उसके बाद में भी 60 दिन का टाइम ही रहेगा थर्ड ईयर के पास में भी, मतलब एक टाइम बाउंड मैनर में काम करवाना रहेगा। तो ये जो प्रोट्रैक्टेड, दैट मीन्स लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक चलने वाली जो लिटिगेशंस है उनको आसानी से रोका जा पाएगा या फिर टाइम पे इनको खत्म किया जा पाएगा। अब क्या है कि ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है 2021 का, इसमें एक्सपेक्टेशन तो ये है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी अब बढ़ेगा और जो रेंटल हाउसिंग मार्केट है इसका फॉर्मलाइजेशन होगा। फॉर्मलाइजेशन का मतलब अब एग्रीमेंट्स शुरू होने के चांसेस लग रहे हैं। साथ में प्राइवेट सेक्टर अगर एंटर हो जाता है तो देखो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट भी खुलेगा। अफोर्डेबिलिटी इसलिए क्योंकि किराएदार के ऊपर भी ज़्यादा भार ना पड़े और मकान मालिक के इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहें, दोनों चीज़ें। तो इसके लिए देखो 2 मॉडल्स यहाँ पर काम करने वाले हैं, एक तो बिल्ड टू रेंट, एक है रेंट टू ऑन। बिल्ड टू रेंट का मतलब कि हम मकान इसलिए बना रहे हैं जिससे कि कोई किराएदार अगर आकर के रहे तो हम हमारी प्रॉपर्टी को दे देंगे प्रॉपरली, ठीक है, और आराम से वो रहेंगे। और उसके पीछे एक प्रॉपर वे के अंदर आप कहोगे कि एग्रीमेंट होगा जिसमें प्रॉपर चीज़ें आउटलाइन की हुई रहेंगी कि हाँ जी क्या किसका राइट रहेगा, किराएदार का क्या, मतलब टेनेंट मतलब किराएदार, हाउस ओनर दैट मीन्स मकान मालिक, उनके बीच में क्या एग्रीमेंट रहने वाला है। तो ये हो गया बिल्ड टू रेंट। एक होता है रेंट टू ऑन कि मकान बना दिए, मकान बनाने के बाद में कुछ लोग शुरुआत में आएंगे रेंट पे रहने के लिए और फिर वो कहते हैं कि हाँ जी हम आने वाले टाइम में 2 साल या 3 साल के बाद में इस मकान को खरीद ही लेंगे। तो रेंट टू ऑन इस मॉडल पे भी काम किया जाएगा। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मॉडल्स हैं ये यूनाइटेड किंगडम, मिडिल ईस्ट या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में ऑलरेडी चल रहा है और इंडियन सिटीज़ में भी इसी के ऊपर काम किया जाए तो कितना अच्छा काम होगा, क्योंकि रेडी टू मूव बहुत सारे मकान ऑलरेडी तैयार हैं, बस केवल डर है तो क्या कानूनन तौर पे, बस उसको एक बार क्लियर करना जरूरी है। फाइनली राइटर्स बोलना चाह रहे हैं कि मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 जो है ये एक प्रॉमिसिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि आप फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट तीनों चीज़ों को ध्यान में रख करके आप एक एग्रीमेंट करोगे जिससे कि होम ओनर को भी पूरा मौका मिले कि हाँ जी उसके राइट्स का हनन ना हो और दूसरी तरफ होम ओनर के ऊपर इतनी ज़्यादा मतलब लगाम भी ना लगे कि भाई उनको रेंट बहुत कम करना पड़े। और सेकंड फ्लिप साइड में अगर आप देखो तो जो रेंट पे रहने के लिए टेनेंट्स आ रहे हैं उनके इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड हो। ऐसा नहीं कि होम ओनर मन में आए जैसे मुंह फाड़े और उस पैसे की डिमांड करना शुरू कर दे। रेंट कंट्रोल लो होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर होम ओनर के पास में पैसा इतना जाए ही नहीं कि फिर वो
हाउसिंग यूनिट्स की जो डिलैपिडेटेड कंडीशन है, बहुत ही जीर्ण शीर्ण कंडीशन है, जैसे कि मुंबई में देखो आप, चौल हो गई, इनमें रहता है ना, क्या हाल होता है, वहाँ पे रिपेयरिंग ही नहीं कराई जाती, और क्या होता है, फिर बारिश आती है, फिर वो कोलैप्स कर जाते हैं, और वहाँ पर वो किराएदार जो है वो मर जाते हैं दब के नीचे। तो पॉइंट क्या आ गया, एक बैलेंस बनाओ, होम ओनर को भी इंसेंटिवाइज करो, रेंटल यूनिट्स को आप क्वालिटी वाली क्रिएट कराओ, सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करो, लो इनकम ग्रुप को जो माइग्रेट करके रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, एक सेपरेट मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके तहत मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट हो। वैसे देखो स्टेट गवर्नमेंट्स को ये प्रपोजल दे दिया गया है मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो स्टेट गवर्नमेंट किस हिसाब से आगे क्या करती है वो देखने वाली बात है। देखो रिफॉर्म्स लाने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो ये जो गैप है ना कि जहाँ पर 96% हाउस रेंटल हाउसेस की शॉर्टेज है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं 11 मिलियन वैकेंट यूनिट्स पड़ी है हाउसिंग की, तो इनमें एक बैलेंस बने, नहीं तो खाली पड़े हुए मकान तो खराब हो रहे हैं और इधर ये लोग वैसे परेशान हो रहे हैं स्लम्स में या फिर बुरी परिस्थिति वाले मकानों में इनको रहना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में एक मैच लाने की ज़रूरत है और उसी तरफ एक ये कदम उठाया गया है जिसको हम बोल रहे हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट। ओके, आगे चलते हैं। फिर देखो लास्ट में तो यही रह जाता है द पेगासस नाइटमेयर। इसमें देखो दो तीन चीज़ें जो नई आई है वो ये कि जब तक कोई सरकार नहीं चाहेगी तब तक कोई स्पाई या स्नूपिंग करना ये पॉसिबल होता नहीं है। पर चाइना की इतनी प्रेवलेंस है, जैसे कि पेगासस की अगर बात करें तो एनएसओ ग्रुप ऑफ इजराइल उसके द्वारा डेवलप किया हुआ है ये स्पाईवेयर। तो ऐसे ही एक वीडियो स्नूपिंग का भी कॉन्सेप्ट है, वीडियो स्नूपिंग का सॉफ्टवेयर भी है जिसका नाम है हैकिविजन। देखो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, हिकविजन। यहाँ पे ये चाइना का वीडियो स्नूपिंग पावर हाउस है। ठीक है, इंडिया में भी बहुत हद तक सोफिस्टिकेशन आ गया, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तो बड़ा आसान रहता है आजकल सर्विलियंस करना, सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 69 है, टेलीग्राफ एक्ट है और जो नए इंटरनेट रेगुलेशंस आ रहे हैं, ये तीनों चीज़ें मिलकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को या सरकारों को एम्पावर करते हैं कि वो अगर उनको डाउट हो किसी पर भी तो वो ऑनलाइन सर्विलियंस कर सकते हैं, मतलब नज़रें गड़ा के रख सकते हैं। तो ये 3 एक्ट्स आप देखोगे। इसके अलावा एक मुद्दा हो गया है आपका कि सरकार किस तरीके, सरकार को अप्रूवल कहाँ से मिलता है। दूसरा, आधार से संबंधित डेटा आपका सारा इकट्ठा हो रखा है, मेरा भी है, आपका भी, सबका भी है, और आधार पर वैसे ही बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार जो है वो एक एक बंदे की पूरी इंफॉर्मेशन अपने पास में रख रही है और उसका फिर बाद में यूज़ करेगी कि कैसे अब कोई भी एक्शन अगर नेशनल इंटरेस्ट या फिर कोई भी एक्शन अगर कहते हैं ना कि रूलिंग पार्टी है या फिर किसी के भी खिलाफ अगर एक्शन ले रहा है, कोई बातचीत कर रहा है या फिर कहीं पे भी कोई प्लानिंग कर रहा है, तो उसके लिए उसके ऊपर नज़रें गड़ाए रखने के लिए आधार का डेटा एनफ है उनके पास में। एलिगेशंस आए थे कि गवर्नमेंट जो है वो नेशनल सोशल रजिस्ट्री क्रिएट कर रही है आधार डेटा के बेसिस पे ही, जिसमें ये हाँ तक पता पड़ जाएगा कि कौन इंडिविजुअल किसके साथ रह रहा है, किसके साथ शादी करेगा या फिर कौन से ऑक्यूपेशन में वो आगे काम करने वाला है, मतलब अभी करंट कर रहा है, और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुए थे। ये एक एग्जाम्पल और आ गया आपके पास में सर्विलियंस स्टेट का। फिर मुद्दा आ जाता है कि जो ट्रोजन हॉर्स का जो कॉन्सेप्ट है, आप ट्रॉय मूवी देखना एक बार, ठीक है, उसमें ये ट्रोजन हॉर्स करके एक डमी हॉर्स बनाया जाता है, घोड़ा, और उसके अंदर जो है जो ऑपोजिशन पार्टी के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं अंदर बैठ करके, और फिर बाद में उस घोड़े को एंट्री दिला दी जाती है, कहाँ पे, मेन जो अंपायर थी वहाँ पे ट्रॉय में, और फिर उसके बाद में उस घोड़े में से रात को निकलते हैं वो सैनिक और फिर बाद में दुश्मन को पूरा बर्बाद कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी वीडियो बताया भी हुआ है, कोशिश करूँगा मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँ, ट्रोजन हॉर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं डाल ही दूंगा, एक सेकेंड रुको, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली डाल दूंगा, ट्रोजन हॉर्स का क्या कॉन्सेप्ट है देखना आप, है ना, समझाया हुआ है वहाँ पर कोमल मैम का। खैर आगे देखो, तो नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेके या पब्लिक सेफ्टी का नाम लेकर के या अभी कैसे भी करके नए सिस्टम्स आपने इंट्रोड्यूस किए, जैसे कोविड का एक्सपोजर क्या लेके आए, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप पे सबने अपने आप को रजिस्टर किया, जी हमने भी किया था, पर इस आरोग्य सेतु से संबंधित जो डेटा था वो जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ की लोकल पुलिस के साथ में वो डेटा शेयर किया गया। ये क्या था जी, आपने क्या बोल के डेटा मांगा था, कैसे रजिस्ट्रेशन कराया था और किस तरीके से आप ये कर रहे हो। तो देखो इन सारे मुद्दों को चैलेंज केवल और केवल सिविल सोसाइटी कर सकती है,
सिविल सोसाइटी का मतलब हो गए चाहे एनजीओ, जो नॉन स्टेट एक्टर्स आ जाते हैं इसमें मेनली। नॉन स्टेट एक्टर्स के मतलब कि जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हों या फिर आप देखो कम्युनिटी लीडर्स हों या फिर एनजीओज हों या सोशल मूवमेंट के जो लीडर्स हैं, सोशल मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग सरकार पे दबाव बना सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सॉफिस्टिकेटेड होती चली जा रही है। सर्विलियंस स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा चल रहा है। देखो चाइना, इजराइल, ये दो तो एग्जांपल हम कह ही सकते हैं, यहाँ पर तो कोई डाउट ही नहीं है, इन दोनों ने तो डेवलप कर लिया। यूएस भी कोई पीछे नहीं है, ठीक है। अब आप देखो एडवर्ड स्नोडेन, विसल ब्लोअर, उन्होंने क्या कहा कि वहां पर भी सर्विलियंस स्टेट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। यूएसए की जो पेंटागन है वो लगातार सबकी एक्टिविटीज में नजरें गड़ाए हुए है, तो अब जाकर के फिर उनको फिर भागना ही पड़ा था फिर बाद में यूएसए को छोड़ करके। ये क्या था, विसल ब्लोइंग क्यों करनी पड़ी? क्योंकि सर्विलियंस स्टेट जो है वो अब रियलिटी है। देखो जब कन्वेंशनल वॉर हुआ करते थे ना, कन्वेंशनल वेपन के बेसिस पे, तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए एक अरेंजमेंट आया था जिसका नाम था वासेनार। वासेनार अरेंजमेंट किस लिए था कि जो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज हैं आर्म्स के लिए, जैसे न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो एक तरफ तो आप उसको पावर जनरेशन में काम में लेते हो, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, और दूसरी तरफ आप उसका यूज करते हो वेपनरी में। तो बोले इनके ऊपर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए वासेनार अरेंजमेंट लाया गया था, उसके बावजूद वो फेल हो गया। तो अब क्या है, ऐसा ही कुछ मल्टी प्रोन्स्ड अप्रोच लाने की जरूरत है, जिससे कि इस तरीके के स्पाईवेयर को कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है ना, तो कम से कम उन पर लगाम लगाई जा सके। ठीक है, ये चीज़ बताई जा रही है राइटर के द्वारा। फिर तो बस वही बातें, राहुल गांधी ने इतने फ़ोन चेंज कर लिए, वो कर लिए, वो हमारे इतने काम का है नहीं। जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने देखे। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट इधर आ गया राकेश अस्थाना के ऊपर, जिनको आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से रूल आउट कर दिया था कि भाई राकेश अस्थाना के पास में टाइम बहुत कम है, 6 महीने का टाइम है, तो ऐसे में सीबीआई के चीफ के तौर पे इनको अपॉइंट मत करो। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पे इनको अपॉइंट कर दिया, जबकि उनके पास में टाइम बचा है 1 या 1.5 महीने का। तो ये चीज़ क्या हो जाती है फिर बाद में, एक तो सरकार अपनी तरफ से अपनी रोटियां अपनी बाटियां पका रही है, दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करने वाले सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर भी सवाल आ जाता है फिर बाद में कि भाई आप क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो जब आपके पास में टाइम इतना कम है, और सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ में ऑलरेडी इस तरीके से वर्डिक्ट दे रखा है कि हाँ जी टाइम कम होने के चलते आपको अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है, देखो दिल्ली में अभी जब से जो नया कानून लाया गया है ना, जिसमें दिल्ली की सरकार मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसमें क्या कर दिया गया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है बोला वो रियल सेंस में गवर्नमेंट है, ना कि वहां की इलेक्टेड सरकार। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो किसके बेसिस पे काम करेंगे जी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मतलब दिल्ली की जो इलेक्टेड सरकार है उसके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है। और जैसे ही राकेश अस्थाना का दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपॉइंटमेंट हुआ तो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक ऑर्डर भी पारित कर दिया कि ये बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई हुई है। फिर राकेश अस्थाना की हिस्ट्री बताई हुई है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत केस में नारकोटिक्स ब्यूरो का मुद्दा जो था उसमें रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत की जो फ्रेंड थी उसके अगेंस्ट में केस चला। इसके पहले जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में जो भी एक्शन हुए स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में, बोलो उसमें भी इनका रोल था। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में जो शाहीन बाग दिल्ली राइट्स हुए थे, बोलो उनमें भी इनका रोल था। सिमिलरली जो गोधरा ट्रेन अटैक हुआ था उसमें भी इनका रोल था। हार्दिक पटेल सेडिशन, हार्दिक पटेल गुजरात के पॉलिटिकल लीडर, ये सारे नाम बताए जा रहे हैं। बोलो बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी तरफ से पार्टिसिपेशन दिया है एक्टिवली। ठीक है, तो ऐसे में और बिहार का जो फॉर्डर स्कैम, लालू प्रसाद यादव को जिस स्कैम के तहत जेल हुई थी, तो बात ऐसी है कि टाइम वैसे ही कम है। तो अस्थाना ने काम तो बहुत किया है, इसमें डाउट नहीं है, पर यहां पर मुद्दा यह आ जाता है कि अभी जब कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी हैं तो उन कंट्रोवर्सीज से खुद को साइड करने की जरूरत है। अब जब रिटायरमेंट का टाइम है तो कम से कम इन कंट्रोवर्सीज से खुद को दूर रखें तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये है डिस्कशन जी। ओके, नहीं यार 4 days बिफोर ही 4 दिन ही है। देखो मैं मंथ बोल रहा था, 4 दिन का टाइम ही है। अब फिर एक्सटेंशन भी दे देंगे, चलो ठीक है 1 महीने 6 महीने 1 साल का, तो उससे भी क्या फ़ायदा है। पर आपकी एक बार तो हाईलाइट हो ही गए ना। तो वैसे भी कहा जाता है कि हमें नॉन पार्टीशनशिप की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस हो, अनबायस्डनेस में काम करने की ज़रूरत होती है। हम यही तो देखते हैं एथिक्स के अंदर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये केस स्टडी एक ऐड हो गई आपके लिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन में इतना ही था। कल का भी हमारा आर्टिकल जो बच रहा था वो भी कवर हो गया, और ट्रोजन हॉर्स वाला मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।